बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर। संसद सत्र चल रहा है और उसी से तमाम सारी बात और तमाम सारी सबसे बड़ी पंचायत और बस यहां से कुछ फासले पर स्थित और हम यहां पर मौजूद सड़क पर फुटपाथ पर आपसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। आखिर सवाल यह है सबसे बड़ी बात कि हाँ, हो सकता है एतराज हो सकता है, कुछ स्कीम्स पर हमें लगता है कि हमें इस बिंदु पर बात कहनी चाहिए और ये मैं विपक्ष के यानिब से बात कह रहा हूं, विपक्ष की तरफ से बात कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि इसमें ये कमियां दिखती हैं। मुझे लगता है कि इसमें नाम क्यों बदला गया, इसमें लगता है कि मुझे इस स्कीम में ऐसी क्या चीज है जो जोड़ी गई है और जो वो नागवार गुजरेगी और जो लगता है कि वो अधिकारों का हनन है। तो संसद और पंचायत सबसे बड़ी जगह है जहां पे उस बात को कहा जाना चाहिए और ये बात कही जानी चाहिए। तो सवाल यह है कि आखिर संसद में गतिरोध विरोध इतना क्यों कि वॉकआउट करना पड़ जाए और संसद सत्र चल ना पाए। तो ये बात है, इसी पे बातचीत का रुख करेंगे। लेकिन वो जो लोग आज मौजूद हैं मैं उनसे भी बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देता हूं। अनुरुद्ध प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया। हरनाम जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल दुबे जी समाजवादी पार्टी के पक्ष रखने के लिए, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। और राहुल लाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये, मैं कांग्रेस की तरफ ही आता हूं। संसद सबसे बड़ी पंचायत, सत्र चलेगा या नहीं चलेगा उसमें गतिरोध आएंगे, मुद्दे हैं ऑफकोर्स, मैंने पहले भी कहा उसमें बातचीत हो सकती है, लेकिन किस तरह से कि वॉकआउट हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा उसमें भी गतिरोध बना और उसमें भी हो हल्ला हुआ। देखिए, संसद तो चलाने का काम सरकार का है और हम विपक्ष के नाते, एक जागरूक विपक्ष के नाते हम चाहते हैं कि आम आदमी के मुद्दे, जनता के मुद्दे इस संसद में पंचायत में उठाए जाएं। हल्ले में बीच में खो जाते हैं, वो हल्ला के बीच में खो जाते हैं बातें। अरे भाई, जब सरकार, एक बात बताइए, सरकार देश में रोजगार की गारंटी को खत्म कर रही है, न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ा रही है, नाम बदलने की राजनीति कर रही है, उस पर सरकार को चेताया जाएगा ना। सरकार को बताया जाएगा कि अनर्गल मुद्दों को हटाने की बजाय आप जो जनता से जरोकार रखने वाले मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको आप पटल पर लाइए, उन पर देश चर्चा करिए, पूरा देश जानना। मैं ये जानना चाहता हूं ये होगा कैसे। मैं आपको भी बुला लेता हूं और मैं इनके कुछ कंसर्न है, कह रहे जिम्मेदारी आपकी है, देश आपके हाथ में है, देश आप चला रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी आप संसद भी चलाइए और हमें भी चलाइए। देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न इनका यही है कि ये सत्ता में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि बीजेपी एंड मोदी जी उनको सत्ता में भी लाके बिठा दे। इनका हमेशा हैबिचुअल ऑफेंडर है विपक्ष के लोग। 2014 से जब सत्र चल रहा है तो कभी पेगासिस का मुद्दा लाके पूरा कियोस क्रिएट करेंगे। भैया, सत्र चलता है, जनता का गाड़ी कमाई का पैसा जो उसमें खर्च होता है, कम से कम सत्र चलने देते। पेगासिस में सुप्रीम कोर्ट कहता है मोबाइल जमा करिए, उसमें देखते हैं कोई भाई स्पाईवेयर, कोई मालवेयर कुछ भी है, भाग जाते हैं। हिंडनबर्ग का मुद्दा लेके आएंगे, फिर संसद को घेराव करेंगे, पता चलता हिंडनबर्ग ही बंद हो जाती है अमेरिका के अंदर, अब पता चलता दूसरा मुद्दा। तो हर 6 महीने में जैसे संसद सत्र शुरू होता है, इनका कोई एक मुद्दा होता है और मुद्दा इनका सिर्फ एक ही काम के लिए होता है कि संसद को कैसे कियोस क्रिएट किया जाए, कैसे जनता हित के मुद्दों को न उठाया जाए। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हो रहा था, कितना अच्छा अभिभाषण था कि ये देश भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं वर्ष की जयंती मना रहा है, सरदार पटेल की मैं आऊंगा इसी मुद्दे पे आऊंगा, मैं इस मुद्दे पे आऊंगा आपके। लेकिन मैं एक बात आपसे कह रहा हूं कि ये जो विपक्ष है, खासतौर से जब मैं ये बात कोट कर रहा हूं तो आरजेडी कहती है ये बात, आरजेडी के प्रवक्ता ने ये बात कही कि जो ये मौजूदा सरकार है ना, वो न्यायपालिका, ये नगर पालिका से आगे नहीं देख पा रही है, नगर पालिका के मुद्दे की चौहद्दी से आगे नहीं देख पा रही है और मनरेगा को तो उसे वापस लेना पड़ेगा जैसे किसान बिल। तो ये सवाल वो कह रहे हैं कि आप देख नहीं पा रहे हैं आगे। देखिए, कौन देख पा रहा कौन नहीं देख पा रहा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता को बिहार में देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां कॉन्टिन्यूस हर टर्म में आ रही, बिहार के अंदर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी पंचायत के जो मूल काम है उसको भी देखती है और देश की सुरक्षा का जो काम है उसको भी देखती है। अगर कहीं फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट करना वो भी हो रहा है, अगर देश के अंदर नक्सलवाद खत्म करना, 126 जिलों से नक्सलवाद खत्म, केवल 3 जिलों तक नक्सलवाद आया है, अगर सांस्कृतिक विरासत राम मंदिर का निर्माण है उसको भी देखती है, अगर देश की सुरक्षा की बात होती है तो वो भी देखता, ऑपरेशन सिंदूर करके दिखाया जाता। अगर भारत में आत्मनिर्भरता की बात होती तो मेक इन इंडिया के तो ये बातचीत है, बातचीत का ये
सत्ता पक्ष की बात है, लेकिन विपक्ष को ये लगता है, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बुलाना चाहूंगा, वो अपनी बात रखें आके। देखिए, जहां तक सत्र की बात है, सभी को सहयोग करके उसमें आगे बढ़ना चाहिए और सबसे बड़ी जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है, लेकिन विपक्ष की भी जिम्मेदारी, इसमें कोई कहीं शंका नहीं है। अगर सरकार अपना अड़ियल रुख न रखे, सरकार भी नर्म रहे और विपक्ष भी के साथ मिलकर के अगर काम करे तो देश के तमाम जैसे मान लीजिए वो कह रहे हैं कि मनरेगा, मैं मनरेगा का विरोध करेंगे, विपक्ष कह रहा मनरेगा का विरोध करेंगे, उस पर हो हल्ला है। मनरेगा में पहले 100 दिन काम की गारंटी थी, वो ग्रामीण रोजगार की गारंटी थी, अब उन्होंने 125 दिन की ग्रामीण रोजगार की गारंटी की, तो विरोध का है, बात का है? देखिए, विरोध ये है कि अगर विपक्ष बोलेगा नहीं तो जो चीजें उन्होंने गड़बड़ की हैं वो ठीक नहीं होंगी। जैसे इसी में आपने कहा कि 100 दिन की बात करी थी, अब 125 दिन कर दिया है। भाई, बात तो वो होनी चाहिए जो धरातल पर सही रूप से उतारी जा सके, क्योंकि पहले भी तमाम मामले हुए। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ नौकरी की बात कह दी थी, हर साल देंगे, लेकिन नहीं हो पाई ना। धरातल पर उतरना चाहिए। किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात की थी, वो भी धरातल पर नहीं उतारा जा सका। इन्होंने कहा था कि जो भी गरीब लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, उनको 2022 15 अगस्त 2022 तक उनको सबको मकान हो जाएंगे, उनको घर होगा, घर में नल होगा, नल में जल होगा, गैस कनेक्शन होगा। ये भी कहा था 4 करोड़ पक्के मकान का तो ये कहते हैं। सुन लीजिए, वो नहीं दिए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार कोई ऐसा नहीं है कि सरकार कोई चुप बैठ जाती, सरकार काम नहीं करती। मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा काम है हल्ला मचाना, तो मैं मचाऊंगा। इनका काम क्या है? इन्होंने आपने पूछा ना, यहीं पे साफ साफ हो गया। आपने पूछा, एक्सपोज यहीं पे हो गए। जैसे कहा कि 100 दिन का पिछली सरकार में था, अभी 125 दिन की गारंटी मिल रही, उसमें बताइए, तो इधर उधर 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 आए बाएं साएं जो होता है ना, वो बात करने लग गए। लेकिन जो टू द इनका काम क्या है? बिजनेस कमेटी की मीटिंग में जाएंगे, सर्वदलीय बैठक में बैठक करेंगे, कहेंगे ये चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जैसे संसद सत्र शुरू होगा तैसे क्या? अरे भाई, संसद सत्र हो ही रहा ना, आपके लोग पार्लियामेंट में है ना, कम से कम वहां डिस्कशन करिए, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करिए ना। कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन आप जो लेकर के आए हैं, आपने कहा कि 60% राज्य सरकारें देंगी, पहले 10% देती थी। राज्य सरकारें जितनी भी देख लो, उत्तर प्रदेश की 8 लाख करोड़ उस पर कर्जा है, मध्य प्रदेश की सरकार पे 5 लाख करोड़ कर्जा है, गुजरात सरकार पे कर्जा है। जब सारी सरकारों पे इतना पहले से ही कर्जा है, अब आप बताइए, अगर 60% आप कर देंगे, पहले ही जब दिक्कत हो रही थी, ये मनरेगा का लगातार घट रहा था, उसमें भागीदारी घट रही थी, 10% देने के बावजूद आपने 60% कर दिया, तो इसका तो नाश कर दिया। राइट, मैं आ रहा हूं, फैज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था, संसद में 1 घंटे की कार्रवाई का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए 2012 का ये आंकड़ा है। निश्चित रूप से अभी 5 करोड़ रुपए हो गया होगा। मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आप मुझे बुलाते हैं। यहां जो लोग खड़े हुए ना, इनके खून पसीने की कमाई से संसद की कार्रवाई होती है, तो इन्हीं पर चर्चा संसद पर होनी चाहिए, सकारात्मक और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। ये नहीं कि जब चर्चा का समय आया आप सदन छोड़कर भाग गए। इससे जनता का भी नुकसान है और हमारी संसद का भी नुकसान है। राइट, मैं आया ऑफ कोर्स। एक मिनट, हाँ बेटा बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम अंशु है। हाँ बोलो अंशु। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप संसद पे बात करते हैं, तो आपने पिछली बार वंदे मातरम पे इतना टाइम वेस्ट करा, ठीक है, उसकी जगह आप लोग जो हमारे देश के असली जो काम होने चाहिए उन मुद्दों पे बात। क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 17। हाँ। पिताजी की? 52। हाँ, बाबा है? हाँ। हैं? पूछना वंदे मातरम के बारे में, ठीक है, बताएंगे वो तुम्हें। मैं ये नहीं कह रहा वंदे मातरम, तुम्हारी बात पे विचार नहीं होना चाहिए, लेकिन वंदे मातरम पे बात जरूर होनी चाहिए। हाँ, वो तुम मेरा बात समझ गए। बाबा तक गया हूं तो मैं क्यों गया वहां तक, है ना? जो आज तुम मुस्कुरा रहे हो ना मेरे साथ में आंख डाल के, हाँ ठीक है, होना जरूर। विरासत पर भी बात होनी चाहिए, लेकिन हाँ ये बात सच है कि युवा का एक मुद्दा है, उस पर भी विचार होना चाहिए। कांग्रेस इस पर कुछ बात रखना चाह रही है। देखिए, सही मायनों में मुद्दे यही हैं। जब सरकार बात करती है कि जनता के सरोकार के मुद्दे उठाएं, आज महंगाई की बात होनी चाहिए संसद में, रोजगार की बात होनी चाहिए। जिस तरीके से एक सबसे बड़ी रोजगार योजना थी जिसमें 12-14 करोड़ लोगों को रोजगार कांग्रेस की सरकार में मनरेगा के द्वारा दिया गया, आज आपने फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़कर राज्यों पर थोप दिया है और केंद्र सरकार अपने पास ले रही है, और उसमें रोजगार की गारंटी भी नहीं, और मिनिमम वेजेस भी जो 370 रुपए इतना पुराना चल रहा है, उसको हम चाहते हैं 400 450 रुपए तक बढ़ाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। सबसे बड़ी समस्या
समस्या जब बेरोजगारी है तो आप नाम बदलने की राजनीति। मैं ये कहता हूं सबसे बड़ी बीमारी ये है, परेशानी ये है कि संसद में बैठ ना पाना। अगर आप बैठेंगे तो कितना बढ़िया सजेशन है, किसको एतराज होगा कि भाई लाइए 450 रुपए दीजिए। अरे साहब हम तो संसद में भी जिरह बहस करना चाहते हैं जनता के लिए, संसद के बाहर भी करना। बाहर तो आप करना चाहते हैं, संसद के अंदर नहीं आना चाहते। बिल्कुल आना चाहते हैं। राइट, आपको साहब गिव यू चांस। जब मेरा ये निवेदन है थोड़ा अच्छे से स्टडी कर लें कि फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है। फेडरल सिस्टम का मतलब ही ये होता है जहां पर प्रांत भी मजबूत हो, यानी कि हमारा जो राज्य है हमारा भारत देश, उसकी इकाइयां भी मजबूत हो। सबसे मजबूत फेडरल जी यूएसए का माना जाता है, वहां तो इतना अधिकार है, वहां राज्य अलग भी हो सकते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन राज्यों की और केंद्र की बराबर की जिम्मेदारी होती है। अब मैं बताना चाहता हूं जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी और बिजली की बात कही थी और घर की बात कही थी। साहब सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, और हवाई बात नहीं कर रहा हूं मैं। पूरा देश 15,000 किलोमीटर पैदल चला हूं 30 महीना, और तब कहता हूं मैं जिस गली में गया, जिस गांव में गया, लोग कह रहे हमको घर मिला, लोग कह रहे हमको उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, लोग कह रहे हमको प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला। तो मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं साहब। टिप्पणी करना चाहते हैं, ये कह रहे थे कि 2022 तक सबको मिल जाएगा। अभी पिछले ही उसमें वित्त वर्ष में इन्होंने कहा कि 3 करोड़ मकान और देंगे। भाई किसको दोगे जब सबको मिल गया है? इसका एलियंस को दोगे क्या? देवताओं को दे दोगे आप? जब आपने काम पूरा कर ही दिया है तो दोबारा फिर क्यों प्रावधान किया? इसका मतलब था पहले का काम केवल हवाई था, झूठ बोला था आपने, जुमला छोड़ा था, और जुमला समाजवादी पार्टी विपक्ष को तो बोलना ही नहीं चाहिए इस मुद्दे पे। जब कल वो अभिभाषण पे बोला जा रहा था 3 करोड़, तब ये हल्ला मचा रहे थे राष्ट्रपति के भाषण में, और आज सवाल पूछ रहे हैं। गजब है भैया, आपका भी चेहरा गजब का चेहरा है। जब वो पढ़ रही थी कि 3 करोड़ मकान, 4 करोड़ मकान, जब वो कह रही थी कि हमने डिजिटली इतने पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा बनाई, इतने बैंक अकाउंट, तब आप हल्ला मचा रहे थे। अब यहाँ के सवाल पूछ रहे हैं। गजब। अच्छा, वो झूठ बोल रहे हैं। ऑफकोर्स ये कहिए कि वो झूठ बोल रहे थे। अच्छा, दूसरी बात, भाई आपने 100 इस देश में 144 करोड़ आदमी के लिए मकान क्यों नहीं बना दिया? वही पार्टी है कि नेहरू, ये वही लोग हैं। नेहरू जी गरीबी हटाओ के नारे पे चुनाव लड़े, इंदिरा जी गरीबी हटाओ के नारे पे चुनाव लड़ी, राजीव जी गरीबी हटाओ के नारे पे चुनाव लड़े, राहुल जी गरीबी हटाओ पे चुनाव लड़े। तो ये सारे लोग गरीबी हटाओ पे पता चला सबकी ये लोग अपनी जातियों के नाम पार्टी बनाए हैं। कोई यादव के नाम बनाया है, कोई मुसलमान के नाम बनाया है, लेकिन इनकी हैसियत देखिए क्या है। हजार करोड़ के मांगे। ये है बरैया का छत्ता, इसमें हाथ न लगाइए। ये बरैया का छत्ता। इन लोगों पर कोई ऐसा राजनीतिक आंदोलन का मुकदमा नहीं है, एक दूसरे के ऊपर मुकदमा ठोके हैं। आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा कांग्रेस ने किया है। मुलायम सिंह जी के ऊपर क्या मुकदमा? आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा। कांग्रेस ने किस पे मुकदमा किया? लालू जी पे, जिस पे सजा भुगत रहे हैं, आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा। मतलब इन लोगों का कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है। जातियों के नाम पार्टी बनाई, फिर आय से अधिक संपत्ति का नाम का मुकदमा आज ये लोग झेल रहे हैं। इनके महल देखिए हजार करोड़ के खड़े हो गए। राइट। देखिए अभी ये बात कर रहे थे कि कितना काम किया उत्तर प्रदेश में। आप महल की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश अभी बता रहे हैं ना कि काम कैसे करते हैं। जहां से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं गोरखपुर से, वहां भी मेट्रो नहीं ला पाए। अखिलेश जी थे तब नोएडा में, नोएडा से दिल्ली, ग्रेटर नोएडा गए, लखनऊ, कानपुर, वहां गए। आपने क्या करा? हमने आगरा से लेकर के लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे 322 किलोमीटर केवल मात्र 2 साल में बनाने का काम किया। छात्र छात्राओं को 17 लाख से ज्यादा लैपटॉप देने का काम किया। 42 जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया, और दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 किया अमूल की कंपनी। लैपटॉप कितने को दिया? 17 लाख छात्रों को। आबादी कितनी है? आबादी कितनी उत्तर प्रदेश? सबको 1 लैपटॉप दे देते। छात्रों सबको लैपटॉप नहीं दिया। अरे मैं छात्रों को दिया। छात्र ठीक है, मैंने इतना समझदारी है मेरे अंदर कि छात्रों को। और जब आप कहते हैं, जब आप सवाल करते हैं, ठीक है, अरे वो तो गलत ही है जी। आप ये कंप्लीट एक लाइन कहना चाहूंगा, इतना सारा एक्सप्रेस वे बनाया, लैपटॉप बांटा, ये बांट दिया, यानी सब कुछ दे दिया उसके। हाँ तो ठीक है ना। अरे तो भाई मैं प्रणाम करता हूँ इनको, फिर जनता को भी प्रणाम करो। ये सबके बाद जनता ने आपको हटा दिया, ये सबके बाद जनता ने योगी जी को हटा दिया। जनता ने निर्णय लिया और 37 सीट लोकसभा में आ गई, इनको नंबर 2 पे कर दिया। फर्जी फोकट के आंकड़े इसलिए नहीं बताओ। और कुदरत को नापसंद है सख्ती बयान में, कुदरत को नापसंद है सख्ती बयान में, इसलिए दी नहीं हड्डी जबान में। तो घमंड नहीं कीजिए,
आपकी बी टीम है, राजनीति बी टीम। मैं आता हूं अभी आपके पास जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ। रह के बदलते हैं दिन रात नए चोले। अरे इधर धीरे से, अरे अंदर से बड़े जालिम, ऊपर से बड़े भोले। आराम से पढ़िए, फिर से पढ़िए इसको। रह के बदलते हैं हाँ। दिन रात नए चोले, हाँ। अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले समाजवादी पार्टी वाले। अरे तो ऊपर ही ऊपर देखा करिए, आप अंदर क्यों घुसते हैं? अब मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ। हाँ। सीएजी की रिपोर्ट थी 2016 की, जिसके अंदर भी ये जिस लैपटॉप की बात कर रहे हैं ना, 17 लाख बांट दिए, 17 लाख बांट दिए, 14,81,000 की खरीद दिखाई गई थी। और उसके अंदर से मात्र इन्होंने 6 लाख लैपटॉप बांटे, 8 लाख लैपटॉप ये खा गए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। और साथ ही साथ एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको, 2000 करोड़ रुपए का वो घोटाला। अलग 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 नहीं नहीं सर, यू हैव टू कम दिस साइड। हाँ, मैंने मान लिया आपके। सर यू हैव टू कम दिस साइड। नो सर, यू हैव टू कम दिस साइड। सर यू हैव टू कम दिस साइड। नहीं 20 सेकेंड। आराम से, आराम 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उस समय की मीडिया रिपोर्ट्स अगर आप देखेंगी तो ये सुनेंगी और देखेंगे, बहुत सारे छात्रों ने यह आरोप लगाया था कि जिन जिन यूनिवर्सिटीज में, जिन जिन कॉलेज में आपने ये बांटे, उनमें हजार रुपए उन छात्रों से लिए गए, उनके घर वालों से समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उगाही की थी। मैं आप ही को दे रहा हूँ क्लैरिफिकेशन, आपको देना है, आप ही को दूंगा, मैं आप ही को दूंगा। यू हैव टू वेट नाउ, यू हैव टू वेट नाउ। एक लाइन। हाँ। मल मलिन तन सुंदर कैसे, और बिसरा से भरा कना के घट जैसे, जैसे सोने के घड़े में बिस्वरा, वही लोग है ये दिन रात। अच्छा एक बात बताइए, केंद्र में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य सरकार आपकी, फिर क्या झुंझुना बनाने के लिए हो? क्या एक रिपोर्ट आ गई और फिर भी कुछ नहीं कर पाए? कैसे बेशरम लोग हो, झूठ बोलते रहते हो। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, सीएजी की रिपोर्ट है 2016-17 की, जहां पर की साफ साफ ये बात उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही है कि आपने जो लैपटॉप खरीदे, एक तो वो घटिया क्वालिटी के खरीदे, साथ ही साथ 14,81,000 लैपटॉप की आपने खरीद दिखाई, और मात्र 6 लाख लैपटॉप आपने बांटे, उनमें भी हजार रुपए। द्वारका एक्सप्रेस में सीएजी रिपोर्ट आई, कितना था? 38 करोड़ रुपए। बना कितने में? 250 करोड़ रुपए में, 250 करोड़ प्रति किलोमीटर, 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। अब बताइए, और आयुष्मान में एक मोबाइल नंबर पर 8 लाख नंबर रजिस्टर्ड हुए। बताइए। राइट आपका नंबर है जी। आज आ गया, मैं आपको दे रहा हूँ। आराम से सब। पापा जी थोड़ा पीछे जाएंगे। हाँ जी। देखिए, भारत में संसदीय लोकतंत्र, और मैं मानता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में संसद चलनी चाहिए, देश की सबसे बड़े पंचायत को चलनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं। लेकिन जब ये चीजें कही जाए कि नहीं, मनरेगा में केवल नाम में जी राम जी हो गया, इसलिए विपक्ष आपत्ति कर रहा है। हमें लग रहा है कि ये चीज ने, भारत अगर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वहां पे कांग्रेस और विपक्ष के लोगों को अगर यह मांग करनी पड़ रही है कि भाई न्यूनतम मजदूरी 400 कर दीजिए, 370 से बढ़ा के 400 रुपये, मैं तो कह रहा हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप न्यूनतम मजदूरी कम से कम 600-700 रुपया कर दीजिए, लगा दीजिए मोदी, उसमें भगवान राम का भी नाम लगा दीजिए, जिसका नाम लगाना है, लेकिन कम से कम समाज का जो वंचित तबका है, सबसे पिछड़ा तबका है, उसके पास पैसे जाने चाहिए। इतने वर्षों में अगर न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ी है, ये तो बड़ी दुख की चीज है। दूसरी चीज, अभी यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा था कि फेडरल स्ट्रक्चर में, संविधान में तो कहा गया कि राज्यों की हिस्सेदारी भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। और भाई भारतीय संविधान में फेडरल स्ट्रक्चर के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों का प्रमुख स्रोत केंद्र सरकार को दिया गया है। तमाम टैक्स को वसूलने की शक्तियां केंद्र के पास ज्यादा है, राज्यों के पास कम है, और राज्य पहले से ही कर्ज के बोझ में डूबे हुए, वो 40% की राशि कहां से लाएंगे मनरेगा के लिए? हमें लग रहा है संसद के भीतर, संसद के पटल के भीतर इसके ऊपर गंभीर विमर्श होनी चाहिए। राइट, ये अच्छा पॉइंट है। एक चीज के लिए बधाई भी दूंगा। किनको? भारतीय जनता पार्टी को। अरे वाह, क्या बात है। देखिए, भारत यूरोपीय यूनियन मेगा ट्रेड डील जो हुआ है, वो ट्रेड डील को मैं दिल से बधाई दूंगा कि ये बहुत लंबी, हम लोग जब अर्थव्यवस्था में तमाम काम करते थे 2007-8 से इस ट्रेड डील के लिए इंतजार किया जा रहा था। और अभी जिस प्रकार से वैश्विक परिस्थितियां हैं, चाहे वो हम लोग देख रहे हैं कि नाटो में जिस तरह से एक विघटन की स्थिति बनी हुई है कि वहां पे
ऑफकोर्स नाटो का है, चाइना का है, तनावदारी में हाँ। उस स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण है और इसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो, जिस रूप में है, ये चीज में जरूर राइट। आप नजर बनाए रखिए। एक क्लैरिफिकेशन ये कुछ लेना चाहते हैं, देन आई एम कमिंग टू यू। सर मैं दो छोटे छोटे क्लैरिफिकेशन। एक तो जब फेडरल स्ट्रक्चर पर वो बात कर रहे थे तो मैं वेस्ट बंगाल का उदाहरण देता हूं, जहां भी चुनाव भी है। वेस्ट बंगाल को केंद्र सरकार ने मनरेगा के 5 साल के पैसे नहीं दिए, सुप्रीम कोर्ट वो गए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया भैया इनके राज्य का जो हिस्सा वो पैसे दीजिए, और आज तक केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही। फिर कैसे मानेंगे कि राज्य सरकार उसको फुलफिल करेगी? दूसरी बात, कैग रिपोर्ट की बात हो रही थी। कांग्रेस के जमाने में विनोद श्रीवास्तव कैग रिपोर्ट में थे और कैग पे सरकार गिर जाती थी, कैग पे सवाल होते थे, घंटों घंटों मीडिया। आपसे अच्छा कौन जानेगा? यही दिल्ली की सरकार थी, यही दिल्ली की सरकार थी कैग पे। और ये भी मैं बता दूं कि उन कैग रिकॉर्ड्स पे, चाहे कोल घोटाला था, कोलगेट था, उसमें कुछ नहीं निकला। लेकिन अभी 2026 की जो कैग रिपोर्ट आई है उसमें साफ साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार की लगभग 50-60% योजनाओं पे हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। ना संसद में चर्चा हो रही है, ना मीडिया में चर्चा हो रही है। तो चर्चा क्यों नहीं हो रही है? बोल तो रहे हैं आप। हाँ, देखिए जितने विपक्ष के नेता प्रवक्ता हैं, या मैं तो राहुल गांधी जी को ही कहूंगा जो विश्वेश्वरैया जी का नाम सही से नहीं ले पाए, जिन्होंने भारत का पहला डैम बना दिया और नेहरू जी ने जापे चिपका दिया डैम हमने बनाया, उनका नाम तो लेते नहीं बना। तो बीबीजी राम जी का नाम बिना गूगल देखे एक 10 सेकंड में पढ़ के बता दे, नहीं बता सकते। 2014 में जब इनकी सरकार गई थी, 2014 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब ये बता दीजिए कि मनरेगा का बजट कितना था। नहीं बता सकते। 33,000 करोड़ का बजट था। आज मनरेगा का बजट कितना? 90,000 करोड़ रुपया दिया गया मनरेगा के बजट में। आज मनरेगा का जो बीबीजी राम जी हुआ उसमें बजट कितना हुआ? 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा हुआ। ये कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आप बताइए भारत की कौन सी ऐसी योजना है जिसमें भारत सरकार कंट्रीब्यूशन करती है और राज्य सरकार भी कंट्रीब्यूशन करती है? जितनी भी योजनाएं भारत सरकार कंट्रीब्यूशन करती है, राज्य सरकारें कंट्रीब्यूशन करती हैं। सबसे अगर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता, केवल यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं, और उसके बाद में 10% कंट्रीब्यूशन होता है जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट होते हैं। ये शायद इन लोगों को नहीं पता है। दूसरी चीज है, बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में बताइए, आयुष्मान योजना में 60% पैसा भारत सरकार देती है। आयुष्मान योजना का लाभ बंगाल के लोगों को क्यों नहीं मिलता है? क्यों बंगाल के लोगों से ममता बनर्जी को नफरत है? वहां पे अमृत योजना के स्वच्छता का अभियान चलाया जा, हर घर में नल से जल पहुंचाना है। 60% पैसा भारत सरकार देती है। क्यों नहीं पानी पहुंचाना चाहती? साफ पानी क्यों नहीं पहुंचाना चाहती है? मुर्शिदाबाद में सारा बजट तो आप ढकेल के रख देती है, लेकिन कलकत्ता के निवासियों को, बंगाल के अन्य भाग के निवासियों को नहीं मिलता है। राइट जी जनाब, मैं आ रहा हूं साहब, आ रहा हूं। हाँ जी, बहस की शुरुआत हुई थी कि विपक्ष चलने नहीं देती है संसद। राइट साहब। एक टाइम पे बीजेपी भी विपक्ष में थी। राइट साहब। उन्होंने क्या करा? सिलेंडर सड़क पे लेके बैठ जाते थे। आज के टाइम में संसद में जो जनता की मूलभूत बातें हैं उस पर चर्चा होती कहाँ है? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, उस पर कहाँ चर्चा होती है? चर्चा होती है नाम चेंज हो गया, ये चेंज। एक जगह का नाम चेंज करने पे कितना खर्चा आता है, वो पैसा अगर आम जनता पे लगे कितना अच्छा हो। दूसरी बात कि इन्होंने ये करा कि क्या कहते हैं, मोदी जी ने, मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस पे कायम रहे। जनता में कुछ ऐसा हो रहा है जो स्टेट गवर्नमेंट्स में जो फ्रॉड हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उस पे जितनी भी क्या कहते हैं नीतियां बनती हैं वो धरातल पे कितनी हैं, उस पर गौर करना चाहिए। जी मैं आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। आ गया सर, मैं उत्तराखंड से और मेरे लिए नेशनलिज्म पहले है। नेशनलिज्म पहले है, राष्ट्र जी। सरकारें 10 आएंगी 10 जाएंगी, जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा दिखेगा, रुकेगा। हाँ जी जी, जो ज्यादा काम करेगा वो रुकेगा और वही दिखेगा। जी मैं आया। जनाब राजीव गिरी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव जी, क्या काम करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूं सर। एडवोकेट हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन है सभी पार्टियों से पूछिए साहब। कि ये संसद के अंदर लड़ना शुरू कर देते हैं हाँ। और बाहर आके बैठ जाते हैं। पब्लिक के बारे में इन्होंने आज तक क्या डिसीजन लिया है? कोई धरातल पे नहीं है। मनरेगा को जीराम जी कर दिया तो दर्द है, दूसरा आके नाम चेंज कर दे तो दूसरों को दर्द है। अरे पब्लिक का दर्द कब समझोगे भैया? पब्लिक का दर्द बहुत ज्यादा है। और पब्लिक, मैं आया और पब्लिक जो है आंखें ना चुराए। पब्लिक को मैं देख रहा हूं, बहुत देर से आंखें चुरा रही। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ सर आपका? जी छपरा बिहार से। छपरा बिहार से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबूजी क्या नाम है आपका? जी राजेश कुमार। राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? जी छोटे मोटे बिजनेसमैन। छोटा मोटा बिजनेसमैन है। बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कहना चाहते हैं देश, राष्ट्र, समाज, संसद, मुद्दे? कहना तो ये है कि जो काम करेगा वो दिखेगा, उसी को जनता पसंद करेगी। ये पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सबको पहचानती है। अच्छा बनाया तुमने भी हमको गुरु। गाना सुनाया, लगा हमें ऐसा कि कोई बात कह रहे हो। गाना है ये तो, ये अंदर की बात है। ये अंदर की बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इधर से कोई हाथ उठा रहा था। जी जनाब, मैं आ रहा हूँ, रुको, आ रहा हूँ। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम केसरवानी है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। केसरवानी ने पूरा नाम बता बाबू। केसरवानी है मेरा नाम, पूरा नाम है। पूरा केसरवानी नाम है? जम्मू कश्मीर से? जम्मू कश्मीर से। अच्छा जी। सर, हमें नेताओं का तो पता है, नेता बेईमान होते हैं, लेकिन एक भरोसा होता है हमें कि पत्रकार जो है पत्रकारिता करेंगे, वो एक पक्ष का सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब संसद में अपोजिशन को बोला नहीं जाता, मीडिया वाले भी तो वही करते हैं, वो भी तो अपोजिशन को बोलने नहीं देते। अपोजिशन आम जनता को हमेशा रिप्रेजेंट करती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे अपोजिशन को बोलने दिया जाता है। आप अगर गाड़ी चलाने वाला है, उसे बोलोगे कि गाड़ी कैसे चला रहे हो, उसको नहीं बोलोगे कि जिसने 5 साल पहले ड्राइवरी छोड़ दी हो। आप उससे सवाल करोगे जो गाड़ी इस वक्त चला रहा है। मुझे लगता है कि सबको मौका मिलना चाहिए। ज्यादातर पत्रकारों को निष्पक्ष रहना चाहिए, न वो बीजेपी का साथ देंगे न वो अपोजिशन का साथ देंगे। लेकिन आजकल हमें लगता है कि जो न्यूज जर्नलिस्ट है, मैं खुद एक जर्नलिज्म स्टूडेंट हूं, वो ज्यादा गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हैं, जो एक कॉमन मैन के लिए जरूरी नहीं है। एक गरीब इंसान को बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे आओ। जो जैसे मेरा नाम प्रशांत शर्मा है सर। रुको भाई, रुको। हाँ जी, आगे आओ। जैसे अभी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात चल रही थी, रोजगार के ऊपर मेरे ये मानना है कि मतलब कि सबसे पहले जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। हाँ। जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय कितने साल से काम कर रहे हैं, कितने साल से काम नहीं कर, उनके पास अरे रुको यार, दोपहर में ही लगा लिया करो ना, मुझे मालूम है। जी, तो उनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के बाद तो कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। कोई कितने साल से काम कर रहा है, उन्हें एकदम हटा दो कि किसी अफसर की मनमानी हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, तो हटा दिए जाते हैं। और बाकी जो क्या कहते हैं, ये मनरेगा वगैरह की बात है, तो बीजेपी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। बहुत अच्छी बात है, बीजेपी जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। जी जनाब, मैं ऑफकोर्स फैज साहब जी। जम्मू कश्मीर के भाई बहुत नौजवान हैं, जोशीले हैं। थोड़ा सा एक करेक्शन कर दूं, मेरे छोटे भाई हैं। जनता की असली प्रतिनिधि सरकार होती है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। बहुमत की जनता जिसको वोट देती है वो सरकार में आते हैं। अब विपक्ष भी जनता का प्रतिनिधि है निश्चित रूप से, और मीडिया में मैं आपको बताऊं विपक्ष को ज्यादा मौका मिलता है भैया, तो आप ऐसा मत सोचिए, मेरा निवेदन है। सरकार असली प्रतिनिधि है जनता की। अब जिसका काम है रोना, उसका काम तो है रोना। हम भैया देखो, हम रोज देखते हैं विपक्ष को कितना ज्यादा मौका मिलता है, ये हमें पता है। हर चैनल पे हम बैठते हैं, हर चैनल पे हम देखते हैं विपक्ष के ज्यादा। लेकिन उनको भी अपनी बात कहने का हक है, और अगर उन्हें लग रहा है कि चश्मा काला ही होना चाहिए और आंखें नहीं दिखनी चाहिए, तो इसमें आपको एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, देखो ना, यहाँ पे सर कोई हो जवाबी कव्वाली नहीं चल रही है, पर आपकी बात मैंने सुना। जी जनाब अली, शराब पी के आ जाओ, बस हल्ला मचा हुआ के। सर मैं ये कहना चाहूंगा विपक्ष के लिए, जैसे मैं आपको सामने को चांद। एक मिनट इधर, अरे उसको हटाओ। हाँ। आज मैं विपक्ष की आपको भूमिका बताता हूं क्या है। जैसे मैं आपको बोर्ड दिखा रहा हूं, बोर्ड देखें। आप वो बोर्ड ना देखें, मेरी उंगली को टेढ़ा बताया, आपकी उंगली टेढ़ी है, आपकी ये टेढ़ी। अरे जो मैं दिखा रहा चाह रहा हूं वो तो देख। ये वो नहीं देख पाए, तभी ऊपर से नीचे आ गए। अब भाई के बात का जवाब दो। जो भाई कहते हैं ना आपके ऊपर, उनको ये इमरजेंसी, मेरे ऊपर नहीं, बात दरअसल कहने का हक है सबको। इमरजेंसी का दौर भूल गए। मैं कहता हूं ये विपक्षी दल क्यों इकट्ठा हुआ है, ये एक दूसरे के भागड़े बिल्ले क्यों इकट्ठे हुए हैं? कारण यही है, इमरजेंसी लानी है। गलती से अगर ये आ गए सर दोबारा, तो दोबारा इमरजेंसी लगेगी। आप प्लेटफॉर्म अच्छे पकड़े हो, आप लोगों के साथ बात कर रहे हो, उन्हें मौका दे रहे हो। अब तो इनको मिर्च लग रही है सर। अब पहले जनता क्या थी, एक आध चैनल होता था, उस पर कभी खबर आ गई, और मेन जो मोटो था भाई, जब वो इमरजेंसी में पैदा ही नहीं हुए, उस समय जब वो इमरजेंसी के समय में पैदा नहीं हुए, उन्होंने अभी देखा समय, तो वो अभी का वक्त बोलेंगे और उनको बोलने का हक है। मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, लेकिन हाँ, अपने वालिद से, अपने पिता से जाके जरूर पूछना चाहिए कि 75 का दौर क्या था और पत्रकारिता कैसे हो रही थी और किन कठिनाइयों के साथ लोग खड़े थे। प्रेसों पे ताले लग गए, हुजूर आली पैदा नहीं हुए थे आप। जी जनाब अली। सर ये जनता तो ये भी सजा दे देगी, इसमें कौन सी? इतना तो सब्र होगा ना राहुल जी, इतना तो सब्र होगा कि अगर वो ना रहे तो ये ना रहेंगे, और ये ना रहे तो वो ना रहेंगे। लेकिन अगर बेसब्री है तो वैसे ही फिर टापते रहेंगे। हाँ जी, हाँ। देखिए युवाओं का कंसर्न बिल्कुल ठीक है, जो मेरे साथी कह रहे थे। जब आज एक तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है,
और क्या चाहिए लेवल प्लेइंग फील्ड बताइए। हाँ मैं बताता हूँ लेवल प्लेइंग फील्ड। पहले देखिए, चुनाव चल रहा था, देश की प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी कांग्रेस थी, उसके अकाउंट चलते चुनाव में फ्रीज कर दिए गए ताकि वो चुनाव न लड़ सके। अगर देखिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट था, आप सुप्रीम कोर्ट गए और वहां से आपको रेमेडी मिली। अरे तो तब तक सर चुनाव खत्म हो गया ना। उसके बाद आज देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम सारे विपक्षी दलों का भी पैसा इकट्ठा मिला ले, उसके मुकाबले भी 10% नहीं है। इसके अलावा जितना दुरुपयोग संवैधानिक संस्थाओं का इस सरकार कर रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, केवल और केवल विपक्षी पार्टी के नेताओं। आपने इस देश पर कितने साल शासन किया? 55 साल किया। 55 कैसे किया? सरकार का शासन जो था जनता के द्वारा कराया। तो यही नियम तो यहाँ लग रहा है, आप अपने ही नियम को बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों लग रहा है आपको परेशानी? देखिए, ये इतने अच्छे लोग थे कि नेहरू जी ने, आप लोग गूगल कर लीजिएगा, पहला बिल जानते हो क्या लाया? प्रेस पे पाबंदी का पहला ही बिल लेके आ गए नेहरू जी, जो कि बहुत लोकतांत्रिक। बात प्रेस पे नहीं हो रही है, दरअसल बात प्रेस पे नहीं है, बात प्रेस पे नहीं है, बात है जनता की। जी, प्रेस की नहीं है। हाँ जी, बात ये अभिव्यक्ति की आजादी की बात है, जो नेहरू जी को इसलिए माना जाता था, बड़ी जबरदस्त अभिव्यक्ति की आजादी के वो पैरोकार थे, उन्होंने पहली बार ये कर दिया। और इंदिरा जी का सबको पता था। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। 45 बिहार का चुनाव हुआ, 45 दिन का टाइम होता है ना भाई। राजनारायण जी सुप्रीम कोर्ट गए, तभी इंदिरा जी की सत्ता चली गई, तो कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट जाते, नहीं जाएंगे ये। और बाकी मैं बताता हूं राहुल गांधी जी को, कांग्रेस की कितने कंसर्न है देश के लिए। आप लोग आर्काइव से डेटा उठा के देख लीजिए, 2014 से 2019 के बीच में पार्लियामेंट के मेंबर थे राहुल गांधी जी। बताइए कितने प्रश्न पूछे? सिंगल, जीरो प्रश्न पूछा उन्होंने। 2019 से 2024 में वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे डिफेंस की। पूछिए वो रक्षा के बारे में कितनी बैठकें की डिफेंस कमेटी के मीटिंग में? सिंगल, मतलब जीरो मीटिंग नहीं किया उन्होंने। ये इनकी गंभीरता दिखाती है। ये केवल ये लोग क्या करेंगे? ये सवाल तो पत्रकार को पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ नेता मौजूद हैं, उन्होंने ही सवाल पूछ लिया ये सवाल ना। जी देखो, मेरा मानना तो ये है कि सारा एक जैसा कोई भी नहीं हो सकता है। चाहे वो मीडिया हो, मीडिया बहुत सारी है कि कुछ लोग हैं जो मीडिया अच्छा भी दिखाते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ठीक नहीं दिखाते हैं। चाहे वो, अरे भाई शंकराचार्य के मामले में भी यही हुआ कि सतुआ बाबा जो मुझे तो लग रहा, देखिए मैं तो ये सोच रहा था कि कब आप सनातन की डुबकी लगाएंगे। मैं तो यही सोच रहा था, आपको अब ना तो युवा दिखेगा, अब तो ना आपको युवा दिखेगा, ना तो हिंदू दिखेगा, ना मुसलमान दिखेगा, अब आपको सतुआ बाबा दिखेगा। ने कहा, जो युवा ने कहा, उसकी बात को आप सही साबित करे दे रहे हैं। इसलिए करे दे रहे हैं, आप ही तो पूरे साल चलाते हैं सनातन हिंदू, आप ही चलाते हैं यहाँ डिबेट। लेकिन आज जब शंकराचार्य के साथ भेद हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है, जो सबसे बड़ा ध्वजवाहक है उनका अपमान हो रहा है, और सतुआ बाबा को संत बताया जा रहा है, जो मर्सिडीज पोर्स वो गाड़ियों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, बिल्डोजर पे चढ़कर जा रहे हैं। जहाँ राम भद्राचार्य जी वहां तक जहाँ नहाना होता है वहां तक गए, लेकिन पालकी राघवेंद्र जी चलिए, मैं दोषी हूं, मैं पूरे नेशनल टीवी पे माफी मांगता हूं, मैं दोषी हूं, हमारे जैसे तमाम पत्रकार दोषी हैं। आप माफी मांगेंगे? आपने गोली चलवाई थी, मांगेंगे माफी? मांगिए माफी। दुनिया नहीं, उंगली न दिखाइए। बात करते हैं इतनी देर से, दोहरे आदमी, मांगिए माफी। आप अपने लीडरशिप से कहिए मांगिए माफी। जब करारा सवाल होता है ना, तो लपलपा जाते हो। सत्ता से देखिए, माफ करना, मैं मतलब शब्दशाह न लिया जाए, मुझे माफ करिएगा, शब्दशाह न लिया जाए, लेकिन विपक्ष की आदत जानते हैं, लोमड़ी जैसी धुरतई है, घड़ियाली इनके आंसुओं, गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। आए दिन ये लोगों का आदत है, ये लोग यही काम करते हैं। देखिए, 4 बाबा का नाम लिया, मांग लीजिए माफी ना, अंग्रेज मांग लीजिए माफी। अरे भाई, ये नृपेंद्र मिश्रा पे मांगेंगे आप? ये वैसा ही जवाब है जब हमारी मौसी के मूंछें आएंगी। मांगो माफी। दोबारा मौका दो, दोबारा फिर गोलियां चलवाएंगे ये लोग। ये जनता इसलिए घड़ियाली आंसू और जनता के सामने झूठ और फरेब इतना बनते हैं बड़े भारी के समाज।
इनको इतना बोलने का अधिकार नहीं है इस देश में, इस सरकार में। संसद से 2 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास से 1 किलोमीटर दूर खड़े हुए हैं और उन्हीं के बारे में अब शब्द कह रहे हैं और कह रहे हैं आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अभी यहाँ पर ये खड़े हुए हैं, आराम से सरकार के खिलाफ बोलेंगे, संसद के खिलाफ बोलेंगे और लोकतंत्र के भी खिलाफ बोलेंगे, आराम से घर जाएंगे, कोई इनको पकड़ेगा नहीं, कोई इन पे केस दर्ज नहीं करेगा। 1975 में अगर ये कर दिए होते ना, चलो तो अच्छा समझ ठीक है, जाऊंगा, पता नहीं चलता। अच्छा ठीक है, चलो बीजेपी तो दोषी है, मैं मानता हूं, हम भी दोषी हैं, पत्रकार हम भी दोषी हैं, हमने भी अन्याय किया है। तुम ये बता दो तुम्हारी लीडरशिप कब राम मंदिर जाएगी, वो डेट आज बता दो। चलो चलो बताओ सनातनी, बताओ सनातनी, बताओ। देखिए आराम से, बहुत आराम से, ज्यादा आराम से लें, ज्यादा लप लेकर केदारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग नहीं बता पाओ। बड़े भारी के सनातनी बने हैं ये। देखिए हुजूरे आली, जिस एक मिनट हुजूरे आली, जो आपकी पिच नहीं है ना, उस पर पिच पे खेलने मत जाइए। तो बताइए ना, चलिए तीसरा सवाल सनातनियों का, कृष्ण मंदिर की डेट बताइए, चलेंगे आगे? काशी विश्वनाथ मंदिर का डेट बताइए, चलेंगे? नहीं चल पाएंगे आप। हाँ। सरकार क्या? हाँ, सरकार एक है, सनातन का आंदोलन एक है। बताइए ना, बताइए। अरे रोजगार नहीं, अभी तो सनातन। आऊंगा जी। देखिए सर, राम मंदिर मामले के ऊपर सूर्या जी बड़ा उत्साहित दिख रहा है, सूर्या जी राम मंदिर के मामले के ऊपर। और भाई राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, भारत सरकार और आपके बाकी बीजेपी सरकार और आपके सरकार का क्या योगदान रहा उसमें? सुप्रीम कोर्ट जब आदेश देती तब बनता, ये संयोग रहा कि आपके कार्यकाल के समय आदेश आया और चलो ठीक है, इनका नहीं कोई योगदान रहा। आपका योगदान क्या था? गोली चलवाई थी? नहीं, एक चीज ये बताइए, संविधान की सुरक्षा करना, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उस समय यथास्थिति रखने के लिए, उस समय की सरकार ने उसका पालन किया यथास्थिति रखने उसके बाद अगर वो आखिरी चारा था गोली चलाना, अगर आखिरी चारा था, उसके बाद फिर माफी क्यों मांगी? नहीं, मैं तो एक चीज कह रहा हूँ सर, उस समय क्या राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था वहाँ पे? उस समय ताला किसने खुलवाया था राम मंदिर के मामले पे? इसलिए ऐसा नहीं है कि राम मंदिर का विरोध तो कोई नहीं। देखिए सुनिए मेरी बात, हमाम में ना वो एक कहावत है हमाम वाली, तो वो बहुत ज्यादा हमाम पे जी। फैज साहब, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कल भी मैंने ये बात कही थी, हालांकि मुझे ये खुशी हो रही है कि कम से कम आपको सनातन के संतों का, गौ माता का ध्यान आ रहा है। आ जाइए ना, मैं कल से मोहब्बत से आपको बुला रहा हूं, आइए। भैया ने एक सवाल पूछा, 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम बताओ, एक का बता दो, चलो मैं सोमनाथ बोलता हूं, अगला आप बोल दो। चलो मैं केदारनाथ बोलता हूं, अगला आप बोल दो। मैं विश्वनाथ कहता हूं, वैद्यनाथ कहता हूं, महाकालेश्वर कहता हूं, ओंकारेश्वर कहता हूं। नहीं, ये सवाल कहता हूं, ये नहीं रामेश्वर कहता हूं, भीमा शंकर कहता हूं, मल्लिकार्जुन कहता हूं। आप बताकर दिखाओ, आप बताकर दिखाओ। सवाल ये नहीं होगा आपसे, आप सनातनी हो, वो फैज हैं। सवाल आपसे यहाँ होगा, यहाँ आइए। पहला ज्योतिर्लिंग कब जाना चाहिए और आखिर ज्योतिर्लिंग कब जाना चाहिए? वो कौन से दो ज्योतिर्लिंग बताओ? पहला ज्योतिर्लिंग कहाँ जाना चाहिए ये आप ही बता दो, आपका ही प्रश्न है ना। है मेरी जो तुम्हारी पिच नहीं है, उस पिच पे खेलने मत आओ। और तुम अपने रोजगार के मुद्दे पे, युवा के मुद्दे पे उठाओ, अच्छा उठाते हो, वही उठाओ। तुम ये भी वोट मिल जाए, वो भी वोट मिल जाए। चरितमानस का पहला श्लोक बताओ। मुझे नहीं मालूम, मुझे ये मालूम है, मुझे रामचरितमानस का पहला गणेश वंदना नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि यहाँ पर गोली किसने चलवाई थी, ये मालूम है मुझे। बकवास। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर होगी मुलाकात।